आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर। नाजरीन, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। नाजरीन इकराम, आपको बताते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी महाज इंतहाई गर्म है। कई जगह पर सियासी जमातें अपना असर रसूख दिखाने की कोशिश कर रही हैं और कई एक जगह पर आपको आजाद उम्मीदवार भी खुल करके अपने लिए सपोर्ट मांगते हुए नजर आएंगे। और इस सपोर्ट के बीच में इस तरह के वादे भी किए जा रहे हैं जो शायद कैबिनेट मिनिस्टर्स के दस्तरस में भी नहीं हो सकते हैं। कई इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर, जिनको देख करके इंसान सोचता है कि वाकई तौर पर क्या कौम के लिए ऐसे लोग भी आ रहे हैं अब चुनाव लड़ने के लिए जिन्हें खुद भी शायद यह पता नहीं है कि इन चुनाव का मुद्दा और मकसद है क्या। असल में इसके पीछे कुछ वजूहात भी हो सकती हैं। वो वजूहात हैं कि जो यहां पर अनसर्टेनिटी रही, जो 35 बरस के नामसाइद हालात रहे और उसके बाद एक सियासतदानों का एक दबदबा भी हुआ करता था। लेकिन 5 अगस्त के फैसले के बाद यहां पे एक ऐसी सूरत हाल बन गई कि कौम को हम ये कह सकते हैं कि ये लीडर लेस हो गई। इस कौम को अब किसी के लिए तस्लीम करना इंतहाई बड़ा मुश्किल काम नजर आता है, जिसके चलते यहां के लोगों के लिए अब यह सोचना कि उनकी नैया को पार कौन लगाएगा, यह एक बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आ रहा है। और उसके बीच में ही, जैसे मैं कल आपको अपने प्रोग्राम में बता रहा था, कि कहीं ऐसा ना हो कि तकसीम भाइयों में हुआ गांव का मकान आंगन का सायादार शजर काटने के बाद ऐसा ना हो जाए कि जब तकसीम की बात आ जाए, जब आपस में बंटवारे हो जाएं, जब आपस में नेता लोग इतने ज्यादा बिखर जाएं, जब एक दूसरे की सोच इतने इख्तलाफात के बीच में आ जाए कि इस सोच को यकजा करके एक मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाए, तब कौमों के जवाल का वक्त आ जाता है। और ऐसे में जो भी हावी होने वाली ताकतें होती हैं वो उस पर हावी हो जाती हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह रही कि 35 साल के अंदर यहां पर नामसाइद हालात के बीच में आम आदमी किसी ना किसी तरीके से पिसता ही चला गया। वो चाहे आप किसी भी एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, वो एक्सप्लॉइट हो रहा था, वो होता गया और होता भी जा रहा है। हम बड़े वसूख के साथ कहते हैं कि आज का जवान, जब हम आज के नौजवान बच्चे की बात करते हैं, जो कॉलेज जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी जा रहा है, जो हायर सेकेंडरीज के अंदर है, वो बच्चा भी आज किसी ना किसी तरीके से फिसल जाता है। और उसको बहकाने के पीछे भी कुछ इस तरह के मफाद परस्त लोग होते हैं जो उसे छोटी छोटी बातों पर न सिर्फ घर वालों से नाराज कर देते हैं, बल्कि सिस्टम से भी उसको इतना दूर ले जाते हैं कि उसे अपनी दुनिया के अंदर ही मगन कर देते हैं। और इस तरह से आप देख लीजिए कि मंशियात ने भी एक बहुत बड़ी जगह बना ली है इस वक्त जम्मू कश्मीर के खित्ते के अंदर। यहां के लोगों के अंदर इस तरह से इस वक्त स्लो पॉइजनिंग हो रही है कि आने वाले अयाम में यहां के नौजवान के होश को अपनी डगर पर रखना भी इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इस नौजवान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त यह है कि वो अपनी तालीम को जारी रखे तो कोविड-19 है, उसके बाद किसी से जाकर के पढ़े तो उसके पास उतना गुजारा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो उसके पास 4G है ही नहीं, चाहे जम्मू की बात करिए चाहे कश्मीर की बात करिए। 2 अजला के अंदर बताया जाता है कि 4G आपका चल रहा है और उसके साथ ही दीगर अजला जो है वो 4G का पैसा तो दे रहे हैं लेकिन मिलता 2G है बदले में, जिसकी वजह से ये बच्चे जो हैं वो मुकाबला आराई के दौर में जब पीछे थोड़ा रहना शुरू हो जाते हैं तो उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। होना यह चाहिए था कि जो इस वक्त DDC के इंतखाबात थे, इन इंतखाबात के लिए जो नेता लोग इस वक्त आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ लोग रातों रात यहां पर बड़ी बड़ी टनलों के जरिए पहाड़ों को खोद करके न सिर्फ आर पार कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि वो रातों रात जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल देंगे। लेकिन जमीनी सतह पर जो बुनियादी चीज है आम आदमी के लिए, क्या वो देने के लिए 2 वक्त की रोटी से हम कहते हैं, इसके लिए कोई वादा कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। यह कहते हैं कि तरक्की होगी, तरक्की तो तभी मुमकिन होगी ना जब आपकी पौध जो है, नौजवान पौध जो है, उसको आप किसी तरीके से एहसास कमतरी से बाहर निकालेंगे, उसे आप उन हाथों में जाने से रोकेंगे जिन हाथों के जरिए वो अपनी जिंदगियां भी खो रहा है, अपने होशो हवास भी खो रहा है और उसके साथ साथ अपने असलाफ भी खो रहा है। जम्मू कश्मीर को अगर हम कुल मिलाकर के इस वक्त एक बड़े टेबल के ऊपर एक नक्शे की सूरत में रखें और उसके इर्द गिर्द एक दायरा बनाने की कोशिश करें तो आप देखिए कि इसकी जो इक्तिसादियात हैं वो एक
अलग सी डेमोग्राफी के साथ हैं, उसमें कहीं ना कहीं पर जम्मू कश्मीर जो है वो मुनहसर हो जाता है जाकर के सयाहत के शोबे के ऊपर। सयाहत जो है वो सिरे से ही गायब है। यहां पर इक्का दुक्का सयाहों के आ जाने से हम ये नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर खुद कफील हो रहा है या हो जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में कुछ इस तरह की जो सूरत हाल होगी वो नुमाया होकर के आएगी, नहीं दिखता है। उसके चलते जब डीडीसी इंतखाबात की बात आती है तो इसमें जो नेता आकर के दूसरी सियासी जमातों के ऊपर या यहां की सियासी जमातें, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, नेशनल पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, उन पर जो इल्जामात लगा रहे, तो इन इल्जामात को बैठ करके कोई खजर तो अपने घर के अंदर बैठ करके सोच रहा होगा, भले ही वो वुलर के किनारे नहीं बैठा है, सोचता होगा कि हमारे बच्चों के मुस्तकबल के हवाले से कौन बात कर रहा है, ये क्यों ले दे करके आकर के वो बातें करते हैं, वो इल्जामात लगा रहे हैं। कोई किसी को कुछ नाम देता है तो कोई किसी को कुछ नाम देता है, लेकिन लोग हैं कि हर चीज देख रहे हैं, लोग हैं कि हर बात समझ रहे हैं, लेकिन चुप साध बैठे ये तमाशा देख रहे हैं कि चलिए डीडीसी इंतखाबात में इन्होंने कहा कि घर घर पानी भी आएगा, बिजली भी आएगी, सड़क भी आएगी, रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि हमारा पीएचडी का स्कॉलर उठे और वो नरेगा के अंदर जाकर के किसी की नाली खोदना शुरू कर दे। मैं कैसे यह कह सकता हूं कि बाकी रियासतों के बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर के प्रोफेशनल ऐसे डिग्रीज ले लें जिसमें वो सही मानों में मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को भी आगे चलाएं, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो वहां पर अच्छा खासा काम करें। लेकिन जब कश्मीर की बात आ जाए, जब जम्मू कश्मीर की बात आ जाए, तो हम कहें कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को नरेगा के काम कर रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को अब जाकर के फलां जगह पर मजदूरी करनी है तो काम के कुछ दिन हमने पैदा कर दिए, इसे हम काम के दिन पूरे नहीं कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात आती है तो यहां के लीडरान के ये इल्जामात हैं कि हमने ऑलरेडी जम्मू से लेकर के कश्मीर तक इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खुली एक राह रखी हुई थी कि जो भी आकर के यहां पर इन्वेस्ट करना चाहता है वो आकर के इन्वेस्ट करे, और उसके बाद देखते हैं कितनी इंडस्ट्रीज यहां पर इस वक्त चल रही हैं। उमर अब्दुल्ला का अगर आपको याद होगा तो उसने एक बयान में कहा था कि अगर जो नेता इस वक्त ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी इंडस्ट्री नहीं है, तो उन्होंने जम्मू के कुछ मखसूस इलाकों का नाम लेकर के कहा था कि उन नेताओं से मैं कहूंगा कि वो खुली गाड़ी में बैठ के जाएं और जाकर के देखें कि इस इलाके में कितनी फैक्ट्रीज जो हैं वो लगी हुई हैं। लेकिन मरकज की तरफ से जो इस वक्त स्टार कंपेनर्स यहां पर हैं वो कहते हैं कि सिरे से यहां पर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, और इस तरीके से वो कहते हैं कि अब हम करके दिखाएंगे। चलिए कुछ ऐसा हो कि सही मानों में करके ही दिखाएं कि जमीनी सतह पर लोगों को भी समझ में आ जाए कि नहीं बाबा, सियासत आज तक जो थी वो गलत थी, अब सही हो रही है, क्योंकि अब लोगों के काम भी होने शुरू हो गए, अब लोगों के लिए रोजगार की जो मंजिलें हैं वो तलाश करने में भी डिफिकल्टीज नहीं है। आज की तारीख में जब हम टोटल पन्ने पलट करके देखते हैं तो आज की तारीख में हमारे पास, जब हम सियासत के इस दंगल के बीच में, जो इसको भी आप हमारी स्क्रीन पर कई एक शॉट्स देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि नौजवान जो हैं वो आगे आगे चल रहे हैं, खवातीन अपने घरों को छोड़ करके, अपने चूल्हों को वहीं पे छोड़ करके, अपने मासूम बिलखते बच्चों को वहीं पर छोड़ करके निकली हैं और ये चाहती हैं कि किसी तरीके से उनके इलाके की डेवलपमेंट हो जाए, पानी उनको 24 घंटे मिले पीने के लिए। ये आबशारों की सरजमीन थी, दरियाओं की, झीलों झरनों की सरजमीन थी। यहां पर 70 बरस पहले जो पाइपें बिछाई गई हैं वो बिल्कुल जंग आलूद हो चुकी है, उनको बदलने की जरूरत है। उसके लिए करोड़ों रुपए के बजट की जरूरत है, अरबों खरबों रुपया चाहिए। उसके लिए जिला तरक्याती मंजरनामे पर जब हम जाएंगे, डीडीसी के लेवल पे जाएंगे, कितने अजला के अंदर पुराने सिस्टम को ओवरहाल किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा। हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिसोर्सेज के लिए इतनी ज्यादा जरखेज जमीन है, यानी कि पानी हमारे पास इतना है कि सही मानों में अगर हर इलाके में हम देख रहे हैं जहां से भी हमारे छोटे बड़े दरिया चलते हैं तो हर इलाके में अपनी बिजली हो सकती थी, जिस पर 24/7 जो हम कहेंगे बिजली एक तो पूरे इलाके को मिलेगी, और उसके बाद जो बिजली है इसको बेचने के बाद यहां पर एक बड़ा वसीला बन सकता है रोजगार का लोगों के लिए। फैक्ट्रीज जो हैं वो 24 घंटे काम कर सकती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को कि बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से वो अपने कारखाने यहां पर शुरू नहीं कर सकते। जो छोटे मोटे यहां पर कारखानादार हैं, छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से काम करते हैं, लोहे की कुछ फर्म्स के अंदर काम करते हैं, स्टील की फर्म्स के अंदर काम करते हैं, तो उनका मानना है
कि हमारा कामकाज जो है वो मुकम्मल ठप हो जाता है, क्योंकि हमारे पास बिजली की तरसील जो है वो 24/7 नहीं मिल रही है। खैर, बैरकैफ, हमारा कहने का मुद्दा और मकसद यह है कि वादे वो किए जाएं जो जमीनी सतह पर अमलाए जा सकें, क्योंकि आप देख लीजिए कि ये इंतखाबात कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएंगे, उसके बाद नताइज आ जाएंगे, नताइज के बाद यहां पर डीडीसी के चेयरमैन भी बन जाएंगे और उसके बाद नॉर्मल जिंदगी जो है वो शुरू हो जाएगी। और उसके बाद एक ये कह सकते हैं कि परख शुरू हो जाएगी कि किसने किसके लिए कितना किया और कितना कर सकता है। जो नुमाइंदा आपके वोट से चुन के आया, क्या वो नुमाइंदा सही मानों में डीडीसी के अंदर जाकर के आपकी रहनुमाई कर रहा है, आपकी तर्जमानी कर रहा है, नहीं कर रहा है। जमात गर्ज कोई भी हो, हमें उससे कोई मुद्दा और मकसद नहीं है, लेकिन क्या सही मानों में अपने इख्तलाफात को, सियासी इख्तलाफात को बिल्कुल यकसो छोड़ करके, क्या सही मानों में ये लोग मिल करके, चाहे किसी भी जमात से आए, आजाद आ जाए, नेशनल जो हमारी यहां पर कौमी ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके कुछ लोग आ जाएं, मकामी यहां के जो हम पीएचडी की बात करते हैं इनके लोग आ जाएं, तो इसको ना हम रेफरेंडम किसी के लिए कहेंगे, ना हम इसको ये कहेंगे कि इसमें कोई बहुत बड़ा अचंबा हो गया। ये कह सकते हैं कि लोगों ने किसी को चुना, उसके लिए हक में अपना वोट दिया और वो जाकर के उनके काम करने की पोजीशन में है, नहीं है, वो क्या वहां पर बोल पाता है, नहीं बोल पाता है। क्योंकि जिस तरह से असेंबली के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि अपने अपने हलके के हवाले से जो हल्का इंतखाब हुआ करता था असेंबली सेगमेंट के हवाले से, वहां के नुमाइंदे जाकर के असेंबली के अंदर खूब शोर शराबा करते थे अपने इलाके की मुश्किलात को हल करवाने के हवाले से, और यह मांगा करते थे कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान बनता है, डिस्ट्रिक्ट प्लान बनता है, तो उसमें उनका हिस्सा कम रखा गया था, फलां काम नहीं हुआ था, फलां स्कीम के लिए इतना पैसा था, नहीं वागुजार हो पाया है। इसी तरीके का काम लगभग जो हमारे डीडीसी के लोग हैं उनको अपने अपने ब्लॉक्स के हवाले से करना होगा। लेकिन क्या सही मानों में ये लोग वहां पर वो नुमाइंदा किरदार अदा करने की पोजीशन के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? आज की तारीख में बयान भले ही आप कितने बड़े दे दीजिए, आपके बयानात को भी नोट किया जा रहा है। आज का जो वोटर है, बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में जो इस वक्त वोट डालने के लिए लोग निकल रहे हैं, उसमें वो नौजवान जिनके पहली मर्तबा वोट है, या जिन्होंने एक वोट दिया और उसके बाद 2-2.5 साल के बाद सरकार टूट गई, वो लोग हैं। जो 6 लाख लोग इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि आपके पीजी लेवल के हैं, जिन्होंने अभी तक किसी भी तरीके से रोजगार के हवाले से बहुत सारी सबीलों के बाद भी कामयाबी हासिल नहीं की है। उनको यह लगता है कि अगर सिस्टम ठीक हो जाता है, कल की तारीख में यहां पर असेंबली इंतखाबात होते हैं, सरकार की तरफ से कोई बड़ा मंसूबा आता है, मरकज एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के सामने आता है, तो शायद इनको रोजगार मिले। सरकारी सतह पे तो आप सबको मुलाजमत नहीं दे सकते, लेकिन क्या बुनियादी ढांचे को इतना मजबूत किया जाएगा? हम आपको यह बात बता दें कि बड़शाह के दौर से आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर कई एक दस्तकारी के ऐसे शोबे थे, कई ऐसे मामलात थे जिनको लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार चला करते थे। आज भी दुनिया के कोने कोने के अंदर जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स के नाम पे, यहां की सोजनी के नाम पे, यहां की कालीन बाफी के नाम पे, यहां के पश्मीने के नाम पे और इसी तरीके से दीगर चीजों को लेकर के जब हम बात करते हैं, बड़े बड़े शोरूम कायम हैं और दुनिया के बड़े बड़े नेता आकर के फख्र से इन शोरूम से जम्मू कश्मीर के हाथों से बनी हुई उन गरीब बच्चों की वो चीजें खरीदते हैं जो कोई गरीब आदमी घर में बनाते वक्त तस्वुर भी नहीं कर सकता कि फलां बादशाह के महल खाने में, फलां प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हमारी बनाई हुई ये चीज जाकर के पहुंच सकती है। अब मामला यह है कि अगर आप सही मानों में एक तामीरी सोच लेकर के, जहां बच्चे इस वक्त ड्रग्स के बीच में जा रहे हैं, यहां के नौजवान को एहसास कमतरी का शिकार करवाया जा रहा है, जो बयानात आप लोग आपस में दे रहे हैं, इसमें नौजवान को कहीं पर लगता है कि उसकी बुनियादी जरूरियात की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपस में ये इतने बड़े बड़े इल्जामात की बारिशें लगा रहे हैं, वो तीर लगा रहे हैं जो तीर कभी निशाने पे लगते हैं तो कभी चौक करके नौजवान की उस कॉन्फिडेंस के ऊपर जाकर के लग रहे हैं। जो नौजवान ये सोच रहा था कि एक बदलाव आएगा, एक अच्छी तब्दीली आएगी और उस तब्दीली को वो देखेंगे,
लेकिन क्या सही मानों में हम उन नौजवानों को भटकने से बचा सकते हैं, जो नौजवान अपनी जिंदगियों से भी जा रहे हैं, अपने फहमो ख्याल से भी जा रहे हैं, अपनी ये कह सकते हैं अच्छाइयों से और असलाफ से भी जा रहे हैं? इनको बचाने के लिए कौन से इक़दामात हैं, कौन से तरीके हैं आप लोगों के पास? हम ये नहीं कहते कि आप हमें जवाब दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि ये हमसे वो लोग पूछते हैं जिन लोगों के पास हम जाकर के बात करते हैं कि बताइए आप लोग डीडीसी और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बीच में अपने आप को कहां पर देखते हैं। यह सवालात हमने बिस्यार बच्चों के साथ किए जो इस वक्त बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के, जो इस वक्त स्कॉलर्स बन करके घरों के अंदर बैठे हुए हैं, जिनके पास एमटेक की डिग्रियां हैं, जो बीटेक करके बैठे हुए हैं, जो इस वक्त एमबीबीएस करने के बाद भी आप देख लीजिए हमारा सेहत का शोबा कितना पीछे रह चुका है। हम ये कहते हैं कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, लेकिन क्या हम ये जॉब क्रिएट कर सकते हैं? क्या वाकई तौर पे हम अपने आने वाले कल को एक बेहतर और ऐसा सेहत अफजा ये कह सकते हैं कि मुआशरा फराम कर सकते हैं जहां पर बीमारी के छोटे से इलाज के लिए हमें मुल्क की दूसरी रियासत में ना जाना पड़े? क्या हम उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की पोजीशन में हैं? क्या मौजूदा ढांचा जो हमारा बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है, जो हमारे नलों की पाइपें 70-80 साल पहले बिछी हुई थी, 30 साल पहले बिछी हुई थी, क्या हम उन जंग आलूद पाइप्स को बाहर निकाल करके बड़े प्लान के साथ हर इलाके में बेहतर पानी की सप्लाई पहुंचाने की पोजीशन में हैं? क्या सही मानों में ये जो आबशार यहां पर बहते हैं, झरने बहते हैं, हम इसका सही प्रयोग करके यहां पर 24 घंटे बिजली लोगों को दे सकते हैं? और उसके साथ साथ जब हम 4G की बात करते हैं, हालांकि आज की तारीख में 4G की कोई अहमियत नहीं है, हालांकि कई लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे इस बात को कहते हुए, मैं ये कहूंगा कि 4G की अहमियत कोविड-19 ने बढ़ा दी, क्योंकि आज की तारीख में पूरे मुल्क के बच्चे जब एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बन चुकी है और मरकजी कवानीन के बीच में है, तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशनल पॉलिसीज भी जो है वो ऐन मुताबिक हैं उस सिलेबस के साथ, उस निसाब के साथ जो निसाब जाकर के मिलता है। जब कंपीट करने की बात आती है, जब हम नीट के एग्जाम्स की बात करते हैं, हम यूपीएस के एग्जाम्स की बात करते हैं, जब हम बड़े बड़े एग्जाम्स की बात करते हैं, तो यहां के बच्चे को भी पूरा राइट बनता है कि वो जाकर के अपनी काबिलियत को कहीं पर दिखाए। 2 या 3 अजला के अंदर इसको 4G चल रहा है, इसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात आ जाती है, मामला किसी जगह पर अदलिया के अंदर भी है। हालांकि इन मामलात के हवाले से जब अदलिया की हम बात करते हैं तो आम बच्चे को बेचारे को पता ही नहीं है कि क्यों अदलिया के अंदर इसे ले लिया गया। होना यह चाहिए कि इसमें इस वक्त एक नई थॉट के साथ आगे आने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी रीच है ऐसी जगहों तक जहां वो अपने बच्चों को जाकर के किसी प्राइवेट इदारे के अंदर पढ़वाएं, इंडिविजुअल सतह पर ट्यूटर एक अपने घर पे बुलाएं या अपने मोहल्ले के अंदर अपने ट्यूटर के पास अपने बच्चे को भेजें। लेकिन ये कह सकते हैं कि 80% लोग ऐसे हैं जिनके वालिदैन के पास 2 वक्त की रोटी नहीं जुट पाती, लेकिन अपने बच्चों के मुस्तकबल के लिए वो सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, लेकिन कोविड-19 की वबा के बीच में इतना उससे नहीं जुट पाता कि वो अपने बच्चे को भी आला तालीम जो है वो दिलवा सके। इसी हवाले से हम ये गुजारिश करते हैं कि अगर 4G को इन बच्चों को फराहम किया जाता तो वो अपने तरीके से थोड़ा ऑनलाइन पढ़ सकते, बेहतर तरीके से बात को समझ पाते। कई लेक्चर्स ऐसे हैं जो डाउनलोड करने पड़ते हैं, कई ऐप्स ऐसी हैं जो डाउनलोड करनी पड़ती हैं। कई बच्चे, आज जब हम सोपोर के अंदर गए जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक टांगा रैली निकाली गई और वहां पर लोगों को लुभाने के लिए बड़े बड़े शोज भी किए गए, और उस दौरान वहां पर जब भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की बात करते हैं, उन्होंने यह कहा कि सोपोर इलाका जिसे किसी जमाने में छोटा लंदन के नाम से जाना जाता था, आज यह पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो चुका है। इसे अब कीचड़ वाला इलाका माना जाता है, और अब सोपोर अपने छोटे लंदन के लिए मशहूर नहीं है बल्कि कीचड़ के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि जो भी सोपोर से निकल के जाता है वो कहता है कि जहां भी नजर पड़ती है कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। लेकिन उन्होंने आज छाती ठोक के कहा कि हम इस कीचड़ के अंदर
कमल खिलाएंगे। हमने वहां नौजवानों से पूछा कि आप बताइए कि क्या वाकई तौर पे सोपोर की जमीन जो है इतनी जरखेज हो चुकी है कि यहां पर अब कीचड़ के अंदर जो है वो कमल खिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर स्टार कंपेनर्स का यह कहना था कि फ्रूट मंडी को बूस्ट किया जाएगा, इसको जदीद तर्ज पर जो है वो बनाया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। जो मेवा इनको कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए पैसा देना पड़ता था, अब वो डायरेक्टली इनको यहां से वो अच्छी कीमत पर बिकेगा। उसके साथ साथ ये भी उनका कहना था कि आज की जो रैली है इसमें वो इस चीज का भी वादा करते हैं कि ट्रेन के साथ एसी एक डिब्बा रखा जाएगा, यानी कि एक बोगियां रखी जाएंगी जिनमें यहां का मेवा जो है खराब होने के बजाय मुल्क के किसी भी कोने में पहुंच जाएगा। इस हवाले से भी जो वहां पर फ्रूट ग्रोवर्स थे, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अभी ट्रेन बनाल तक ही पहुंच रही है, दिल्ली के साथ जुड़ने में अभी दिल्ली बहुत दूर है। यानी कि किसी जगह पर लोग यह मानते हैं कि वादे तो बिल्कुल सही हैं कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, क्योंकि आज तक नेताओं ने सिर्फ वादे किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि हम यहां पर काम करेंगे, वो तो आने वाला कल ही बताएगा कि किस हद तक होगा। बच्चों का भी यह मानना है कि उनके हकूक के हवाले से बात की जाए, उन्हें इज़्तिराब की जिंदगी से बाहर निकाला जाए, उनको एक बाइज्जत और पुरवकार मुस्तकबल फराहम करने के हवाले से इक़दामात उठाए जाएं। ये जो इंतखाबात के बिगल बजे हुए हैं, इसमें आपने देखा कि कई पढ़े लिखे लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, वो सामने आए हुए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनके अंदर एक दिमाग के अंदर बात है कि शायद जो बातें आज तक नेता नहीं कर पाए हम कर पाएंगे। लेकिन क्या वाकई तौर पे वो चुन करके सामने आ जाएंगे, कितना एक उन्हें सपोर्ट मिलता है, ये तो नताइज ही बताएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम चलते चलते जरूर इतना कहेंगे कि सोपोर के अंदर जो कुछ भी आज नेताओं ने बताया, पहले आपको दिखाते हैं कि टांगा रैली उनकी थी क्या, कितने लोग उसमें थे और किस तरीके से वहां पर नेताओं ने अपने बयान को रखा। पहले मुलाजा फरमाइए। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, भारतीय नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माजबुक सरपंच सर इस टांग रैली आज सर वह वरी पत आज गोदी सर तो ये गेस्ट आमुत बीजेपी की प्रमोद गुप्ता जी और इस टांग रैली में सर निमो माजबुक सर और ये टांग रैली मतलब सर ये कि अमन शांति और सुकून और डेवलप तो मुद्दा तो मकसद सर तो अमे मूजूब आज सर उमुत यूर कि आज चलान इलेक्शन तक पीसफुल सर तो यह वात इंशाल्लाह उम्मीद आराम सान त्रावन लूक वोट आराम सान लूकन कर रिक्वेस्ट कि तुम त्रावन पन्नस कैंडिडेटस असल कैंडिडेट एजुकेटेड लूक ये तिमन चुनावन तमें ब्रोह तम कर लूकन खदमत। मोहम्मद अकबर भट्ट जनाब। अकबर साहब तुम कर पे बीजेपी सत बीजेपी सत 3 वर सर क्या बासान बीजेपी कोता बिल्कुल ठीक कोर जनाब वो बिल्कुल ठीक जनाब। तुम क्या लूकन बस लूकन इलेक्शन करो अमन सान जनाब वोट त्रो
आज गोडनिक फिर बीजेपी रैली सोपोर मतलब सोपोर अगर इस कत करो जनाब। तो बेशी टांग रैली जनाब। तो टांग रैली मतलब अमुक मकसद तह क्या चुनो या तो लोग गाड़ चुनान मतलब रैली आज दो टांग पन प्रोन अक्सरियत बे वुचन लोग ते जनाब ओपन लोकन मा डर शर की टांगन मज गई चेक जनाब तम बाबत करे टांग जनाब इस्तेमाल जिसे मिनी लंदन कहा जाता है। पिछले कई वर्षों से 15-20 वर्षों से सोपुर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद जो फैला हुआ था, आज तांगा रैली निकालकर सोपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के तांगे वाले उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के मिशन के साथ हैं, मोदी जी के कश्मीर विजन के साथ हैं। और मोदी जी का मिशन और विजन जो कश्मीर है वो है शांति, शांति और शांति, पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। ये जो सोपुर है ये बड़ा खूबसूरत है और एक बड़ी मंडी है और इस मंडी को जितना ध्यान देना चाहिए था सक्सेसफुल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। हम वादा करते हैं सोपुर के लोगों से कि यहाँ से हमारा जो कैंडिडेट है फरीदा खान, उनके जीतने के बाद और यहाँ पर एक बड़ी मंडी जो है इंटरनेशनल लेवल की मंडी जो है सोपुर के अंदर दी जाएगी। आप देखिए माहौल खुल चुका है सोपुर के अंदर। आप देखिए किस ढंग से आज तांगे वाले जो हैं खुलकर भारतीय जनता पार्टी की रैली करने के लिए यहाँ पर वो निकले हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है और रैली जो है अब हमारी शुरू होने वाली है, एक बड़ा संदेश है। और उसके साथ साथ मैं इतना कहना चाहूंगा कि दो फेज की जो बम्पर पोलिंग हुई है वो पोलिंग कश्मीर ने देश को और दुनिया को और पाकिस्तान को मैसेज दिया है कि कश्मीर अब वो कश्मीर नहीं रहा, कश्मीर अब पत्थरबाजों का कश्मीर नहीं रहा, कश्मीर अब आतंकवादियों का कश्मीर नहीं रहा, कश्मीर अब अलगाववादियों का कश्मीर नहीं रहा, कश्मीर अब कश्मीरी लोगों के भाईचारे का कश्मीर है। कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, कश्मीर के लोग यहाँ टूरिस्ट चाहते हैं, कश्मीर के लोग यहाँ व्यापार चाहते हैं, कश्मीर के लोग यहाँ पर आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। जो हमारा डाउन टाउन के नाम से मशहूर है हमारा लाल चौक के लोग आज वहाँ एक बिजनेस का हब चाहते हैं। आज आप देखिए कि अगर हम हिमाचल की बात करें, वहाँ छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट जो हैं वहाँ लाखों लोग जाते हैं। 3-3 महीने पहले वहाँ पर बुकिंग होती है होटल्स की और यहाँ पर आप देखिए होटल्स की हालत क्या है, सर, शिकारों वालों की हालत क्या है। 370 की बात करेंगे कौन पूछना तो? सर 370 की अगर हम बात करेंगे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स है, जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, वो कह रहे हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे। तो बीजेपी इसको किस आप देखिए कितना भद्दा मजाक कश्मीर के लोगों के साथ ये एमसी और पीडीपी कर रही है। आपको याद होना चाहिए और ध्यान होना चाहिए 370 और 35 से हटने के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब यहाँ पर पंचायती राज आया, यहाँ पर पंचों और सरपंचों के चुनाव थे, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यह कहा कि हम चुनावों का बायकॉट करते हैं और जब तक 370 और 35 से वापस नहीं आएगा तब तक हम चुनाव में नहीं जाएंगे। पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, कश्मीर को शांति चाहिए। जो पिछले 1987 से को पहले को अगर हम याद करें, यहाँ कितना टूरिस्ट आता था, यहाँ बॉलीवुड आता था, कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसकी शूटिंग कश्मीर के अंदर नहीं होती थी। आज मोदी जी की एक जिद है, मोदी जी ने एक जिद ली है कि मुझे कश्मीर में शांति लानी है। हम सब यही संदेश कश्मीर के लोगों को देना चाहते हैं, मोदी जी की उस जिद को कि यहाँ पर हमें शांति लानी है, उसमें आप हमारा साथ दें। आप देखिए 370 और 35 से हटने के बाद आज सोपुर के अंदर ये तांगा रैली निकल रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मिनी लंदन जो है इसको कितना खराब किया गया था, बर्बाद किया गया था। आतंकवाद, अलगाववाद और जैसे जसोजा जी ने कहा है कि फ्रूट मंडी है, हम इस लेवल तक ये जाने वाली है कि इसका जो फ्रूट है वो केरल तक जाएगा। यही संदेश है कि कश्मीर के लोगों को कि आप शांति और भाईचारा बनाएं और देश और दुनिया में एक मैसेज दें और दोबारा से टूरिस्ट यहाँ पर आए, दोबारा से कश्मीर स्वर्ग बने। यही मैसेज है हमारा कि 370 और 35 के रहते यहाँ हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। आप ये देखें कि 370 और 35 से हटने के बाद हमने यहाँ पर जमीनी सतह पर जो है वो पावर दी है। आम आदमी आज मेंबर बनने जा रहा है डीडीसी का। आप मुझे बताइए कश्मीर के अंदर जितने भी लेजिस्लेटर बने, 2 परिवार या 50 परिवारों का दादा बना, बेटा बना, पोता बना। आम आदमी आज तक कश्मीर का कभी लेजिस्लेटर नहीं बना।
ये चुनाव जो है कश्मीर की राजनीति को बदलेंगे, कश्मीर के मुकद्दर को बदलेंगे और कश्मीर में आम आदमी जो है वो रूल करेगा। जी नाजरीन, आपने देख लिया कि क्या कीचड़ में वाकई तौर पे कंवर खिलेंगे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद उम्मीद करते हैं नाजरीन इकराम कि आप खुद फैसला कर रहे हैं कि कितनी जगह पर कितने कंवल खिलेंगे और किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी तोड़ कर पाएगी यहां पर पीएचडी का और उसके साथ साथ उन आजाद उम्मीदवारों का जो किसी सियासी सोच के बगैर अपने दम पर इंतखाबात में आए हैं और लोगों की बड़ी तादाद को अपने साथ चला रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले कल में जम्मू कश्मीर के नौजवान को भी इस राह से निकालने के लिए यही नौजवान तबका जो आज की तारीख में बड़ी बड़ी बातें अपने जलसों के अंदर करता है, यही खवातीन जो अपनी खवातीन के हुकूक के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हो सकता है उन्हें मौका मिल जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक इस तरह का माहौल मिले जहां पर उनकी बात करने वाला कोई हो, सुनने वाला कोई बात हो और इसके साथ ही एक जम्मू कश्मीर की तामीर के लिए हर कोई अपना रोल अदा कर सके और यहां के लोगों को भी सुकून फराहम हो। हमें दीजिए आज के शुमारी से इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर।